नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष कृतिका भाग 1 में संकलित एकांकी रीढ़ की हड्डी के साथ, और जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जब गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर के साथ रामस्वरूप जी के घर अपने बेटे के रिश्ते के लिए उनकी बेटी को देखने के लिए आते हैं। अब बढ़ते हैं इससे आगे, और आगे बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः जान लेते हैं कि लेखक ने रीढ़ की हड्डी पाठ का नाम क्यों रखा, क्या तात्पर्य है यहाँ पर रीढ़ की हड्डी से। देखो बच्चों, सामान्य अर्थ में आप सभी जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। उसमें लचीलापन होता है जो हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार मुड़ने, उठने, बैठने में मदद करता है। मतलब ये कि रीढ़ की हड्डी ही हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करती है। और ठीक इसी प्रकार वैवाहिक रिश्ते रूपी रीढ़ भी तभी संतुलित और सही रहती है जब उसमें प्रेम, अपनत्व, शांति और विश्वास होता है और रिश्ते सच की नींव पर टिके होते हैं। और इन सब के अभाव में हमारा समाज बिना रीढ़ वाला समाज बनकर रह जाएगा और कभी भी हम एक अच्छे, सुंदर और स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जिस प्रकार बिना रीढ़ के शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, वह शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से बिना इन मानवीय मूल्यों के हमारा समाज, हमारे रिश्ते भी शून्य हो जाएंगे। कुछ यही बताने का प्रयास किया है लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से। आइए आगे चलते हैं। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अब बच्चों, गोपाल प्रसाद यहाँ क्या बताना चाहते हैं अपने बेटे के विषय में? वो झूठ तो बोल ही रहे हैं कि ये 1 साल से बीमार हो गया था, इसीलिए इसका कोर्स पूरा नहीं हुआ। वह सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और साथ ही एक और बात बोलते हैं कि हमारा ज़माना था, कि जिस समय हमारा ज़माना था यानी हमारे समय में क्या था कि हम तो इतना इतना खा जाते थे, हमें कोई बीमारी तक नहीं आती थी। वो सब ये सब बातें कह करके अपने बेटे की सच्चाई छिपा रहे हैं। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे 2 की आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं, मतलब वो दोनों हंसने लग जाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की तो बात ही दूसरी थी, हैं, हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि बस एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर पाते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हैं, फिर हंसने लगते हैं। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन। हैं। शंकर भी ही करता है, वह भी उनका साथ देता हंसने में। अब बच्चों, जो इतनी सारी बातें
दोनों व्यक्ति आपस में करते हैं, शंकर के पिता और उमा के पिता। इन सब बातों का आधार क्या है कि दोनों अपने अपने ज़माने की बात करते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो इस प्रकार से वर्तमान की तुलना अपने ज़माने से करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि कुछ बातें आवश्यक नहीं है कि सारी बातें उस ज़माने में अच्छी हों, और यह भी आवश्यक नहीं कि समय बदलने के साथ आज के ज़माने में सारी बातें अच्छी न हों। तो हमें क्या करना चाहिए, जो उस समय की अच्छी बातें हैं उनको अपना लेना चाहिए, और जो रूढ़ियाँ हमारे लिए अहितकर हैं, हितकारी नहीं हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। और समय बदलने के साथ साथ जो बदलाव आता है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य होती है, अच्छाई अधिक होती है, यूँ कहिए। तो हमें इस प्रकार की तुलना जो है हमारे लिए, हमारे पार्ट पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उचित नहीं है। आगे एक साथ, अब गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब देखो बच्चों, कौन से बिजनेस की बात करना चाहते हैं? वो तो रिश्ते के लिए आए थे अपने बेटे के, और वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, लेकिन दोनों पुरुषों ने विवाह को क्या बना दिया? बिजनेस। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिज आधा कहकर शब्द छोड़ जाते हैं, फिर समझ जाते हैं, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। यानी शंकर के पिता ने तो बिजनेस कहा ही, और रामस्वरूप ने भी तुरंत अगले ही पल समझ लिया कि बिजनेस विवाह की बात को कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हैं, अरे तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हैं, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। रामस्वरूप ये कहकर अंदर चले जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। जी, शंकर बस इतना ही बोलता है, जी। कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, अभी वो बात अपनी पूरी कर भी नहीं पाते कि बच्चों इतने में रामस्वरूप कमरे में प्रवेश करते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दे दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद ही नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका ही क्या रहेगा। रामस्वरूप, हैं, कहते तो आप ठीक हैं। प्याला पकड़ाते हैं, ये कहते हुए उनको चाय का प्याला पकड़ा देते हैं। जैसी चाय उन्होंने कहा था इसी तरह की चाय उनको दे देते हैं। अब शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो देखो बच्चों, उनकी सोच कितनी छोटी है जो एक नारी के विषय में इस प्रकार से वे बात करते हैं, जो किसी भी प्रकार से उनके स्तर के अनुरूप नहीं है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई
आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो कभी यह उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, यह लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब कभी ऐसा सवाल उठा ही नहीं नारी के सौंदर्य का। रामस्वरूप शंकर की ओर मुखातिब होकर, शंकर की तरफ मुंह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कि जब हम शादी तय करते हैं तो क्या खूबसूरती का भी महत्व होना चाहिए या नहीं? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यानी बेटा तो बोल भी नहीं पाता, उनके पिता जवाब देते हैं, यह बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। यानी जब अपने घर की बात आई, अपने बेटे के लिए बहू की बात आई, तो उन्होंने क्या कहा? खूबसूरती बहुत ज़रूरी है। कैसे भी हो, तो चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती ना। आपकी लड़की तो ठीक है, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपकी लड़की तो सुंदर है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप भी देख लीजिएगा, वह तो आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो ही चुकी है तब तो यह रस्म ही समझ लीजिए। रामस्वरूप, हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, हैं, पुनः हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा? जायचा कहते हैं जन्म पत्री को। जायचा तो मिल ही गया होगा, जैसे विवाह से पूर्व जन्म पत्री मिलाते हैं ना, तो इसी तरह उन्होंने भी जन्म पत्री के विषय में बात कर रहे हैं, वो तो मिली गई होगी। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? चौंक कर, क्या? रामस्वरूप चौंकते हैं, चौंक कर पूछते हैं, क्या क्या भनक पड़ी, क्या सुना तुमने ऐसा? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। अब शंकर तो हाँ में हाँ मिलाने के लिए है, क्योंकि उसकी अपनी कोई भी मर्जी नहीं। तो उसके पिता क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैट्रिक ही काफ़ी है। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं हमें। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या करेंगे? क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? देखो बच्चों, कितना बड़ा भेदभाव कर रहे हैं वो यहाँ पर लड़के और लड़की में। अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगेंगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगेंगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो ये सब बातें कहने से तात्पर्य क्या है गोपाल प्रसाद जी का? वो कहते हैं कि लड़के और लड़की में ज़मीन आसमान का अंतर है, कि पढ़ाई तो केवल लड़कों के लिए ही है, लड़कियों को नहीं पढ़नी चाहिए। और जिसके लिए वो मोरनी और शेरनी का उदाहरण देते हैं। और उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए उमा के पिता, बेटी के पिता यानी रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़े होती है, औरत के नहीं। और कहकर पुनः हंस पड़ते हैं, हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है।
रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिएगा? शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद जी से, आप क्या मतलब, आप भी चाय लेंगे? और गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन, नाश्ता ही तो करना था। गोपाल प्रसाद कहते हैं, भाई नाश्ता ही तो करना था, बस कोई पेट थोड़ा ही भरना था, और फिर टोस्ट वगैरह की क्या आवश्यकता, इतना ही बहुत है। तो इतना कह कर के वो अपनी संतुष्टि दिखा रहे हैं और कहते हैं कि देखो टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता ही नहीं, वैसे भी नहीं खाता। राम स्वरूप हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। तभी पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें कड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, यानी पिता और पुत्र दोनों उमा की ओर देख रहे हैं। रामस्वरूप, हैं यही है आपकी लड़की, आओ लाओ बेटी पान मुझे दो। चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिख जाता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, मतलब जब है तश्तरी में से पान बाप बेटे की ओर करती है तो जब ऊपर मुंह करती है तो उसका आंखों पर लगा चश्मा उनको दिखाई दे जाता है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप ज़रा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। फिर झूठ, एक और झूठ बोला उन्होंने, बेटी के पिता ने भी। उन्होंने तो पहले ही उसको मना किया था कि तुम चश्मा लगाकर भी मत आना, लेकिन जो उमा थी वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही आ गई थी। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि आंखें दुखनी आ गई थी, इसीलिए 1 महीने पहले ही चश्मा लगा था। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया था। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। अपने बाजे के पास उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, छवि मतलब सौंदर्य, चेहरे पर भी सुंदरता है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, एकाएक गाते गाते बीच में रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है, तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? और बीच में ही उमा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। रामस्वरूप यानी उसके पिता कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह है? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी हैं। तो इस प्रकार बच्चों, बेटी जिसको वह देखने आए हैं, न तो उसकी इच्छा का कोई महत्व है और
न शंकर की इच्छा का। दोनों पिता आपस में इस प्रकार बातें कर रहे हैं कि जैसे किसी मेज कुर्सी का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने विवाह के बंधन को भी एक बिजनेस बना दिया, विवाह जैसे पावन बंधन को भी बिजनेस मान करके बातचीत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।